प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार है। स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज अपन 3.4 की शुरुआत करते हैं और इसमें सत्य सत्य वाला पहला प्रश्न अपना देखिए। इन पहले प्रश्न में चतुर्भुजों से संबंधित जानकारी है। आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, समलंब और पतंग। इनसे संबंधित एक वीडियो मैंने पहले डाला भी है। आप अगर देखना चाहो तो उसको देख लेना, आपको उनकी सारी बेसिक जानकारी समझ में आ जाएगी। अपन यहाँ पर भी समझाते हैं आपको। पहले यहाँ पर है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। देखिए आप सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं आयत का। आयत होता है ऐसा, ओके, और वर्ग होता है ये वाला। अब सब आयत में और वर्ग में क्या होता है? आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है। प्रत्येक कोण समकोण वर्ग में भी होता है और प्रत्येक कोण समकोण आयत में भी होता है। दोनों में फर्क क्या होता है कि आयत में केवल आमने सामने की बराबर होती है, जबकि वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है। यानी अगर मान लो ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। इसमें अगर ये 5 है तो ये तो 5 हो जाएगी, लेकिन फिर ये दोनों बराबर, ये मान लो 8 है तो ये फिर 8 है। तो आयत में आमने सामने की बराबर होती है और वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है। तो ये बोल रहा है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। क्या बताओ, मैं इस आयत को वर्ग बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि इसको वर्ग होने के लिए इसकी तरह इसमें भी चारों भुजा बराबर होनी चाहिए, जो इसमें नहीं है, इसलिए मैं इसको वर्ग नहीं बोल सकता। तो यह आयत मेरा वर्ग नहीं है, तो इसलिए ये मेरा हो जाएगा असत्य। ओके, दूसरा देखो, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। देखो, समचतुर्भुज का मतलब नाम से स्पष्ट है कि जिसमें चारों भुजा समान होती है उसे समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज यानी समान चारों भुजाएं, तो इसमें चारों भुजा बराबर होती है। ये नहीं, अगर ये चारों बराबर हो गई। ओके, अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? अब समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के बराबर होती है। ये और ये बराबर हो गई, ये और ये बराबर हो गई। तो क्या मैं इसको समचतुर्भुज बोल सकता हूँ? मैं इसको समांतर बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये समांतर बोलने के लिए आमने सामने के बराबर होनी चाहिए। अब इसमें तो चारों ही बराबर है, तो आमने सामने की अपने आप ही बराबर हो गई। इसका मतलब ये मेरा सत्य हो गया। ओके, तीसरा देखो, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे? एक वर्ग बनाओ आप। ये मेरा वर्ग है। अब बोल रहा है समचतुर्भुज और एक बोल रहा है आयत। आप बनाइए। ये इस तरीके से मेरा समचतुर्भुज बन जाता है और ये मेरा बन गया आयत। अब आप बताइए, सभी वर्ग, ये वर्ग है तो बताओ वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है और समचतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर होती है। तो क्या मैं वर्ग को समचतुर्भुज बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि जो इसमें चारों बराबर होती है और समचतुर्भुज में भी चारों बराबर होती है। दूसरी बात, आयत। आयत में क्या होता है? एक तो प्रत्येक कोण समकोण होता है और एक आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखो, वर्ग में भी प्रत्येक कोण समकोण होता है और चारों भुजा बराबर होती है, तो आमने सामने की भी अपने आप बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं वर्ग को समचतुर्भुज भी बोल सकता हूँ और आयत भी बोल सकता हूँ। तो ये मेरा बन जाएगा सत्य। आगे देखिए, चौथा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। आप एक वर्ग बनाओ। ये मेरा एक वर्ग है। ओके, अब समांतर चतुर्भुज कैसे होते हैं? ये होते हैं साहब। बताओ, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, ओके, और आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है। वर्ग में क्या होता है? वर्ग में चारों ही भुजा बराबर होती है और आमने सामने की समांतर भी होती है। तो बताओ, क्या ये वर्ग को मैं समांतर चतुर्भुज बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें भी आमने सामने की बराबर होती है और इसमें चारों बराबर हो, तो अपने आप आमने सामने की बराबर हो गई। लेकिन ये बोल रहा है कि सब नहीं, समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो ये क्या बोल रहा है? असत्य बोल रहा है। आगे आ जाओ, पांचवा। ये पांचवा अपने पास में
देखो सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। देखिए पतंग कैसा होता है, पतंग मेरे पास में होता है इस तरीके से, और समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में ये होता है। समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होती है, और पतंग में क्या होता है, आसन्न भुजा बराबर होती है। ऊपर वाली दोनों बराबर होती है और नीचे वाली दोनों बराबर होती है, यानी चारों बराबर नहीं होती। तो ये बोल रहा है कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। समचतुर्भुज में तो चारों बराबर होती है, इसमें केवल आसन्न भुजा बराबर होती है। तो क्या बताओ, पतंग में चारों भुजा बराबर नहीं है, तो मैं इसको समचतुर्भुज बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता, क्योंकि समचतुर्भुज के लिए चारों भुजा बराबर होनी चाहिए, जबकि पतंग में केवल आसन्न भुजा बराबर होती है। तो ये मेरा हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट देखो F, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। आप देखो इसी का उल्टा हो गया। समचतुर्भुज, ये मेरा समचतुर्भुज, इसमें सभी भुजा बराबर है, और पतंग में क्या होता है, केवल आसन्न भुजा बराबर है। यानी अगर मुझे इसको पतंग बोलना है तो आसन्न भुजा बराबर करनी पड़ेगी। अरे जब समचतुर्भुज में चारों ही भुजा बराबर है तो आसन्न भुजा भी तो बराबर हो जाएगी ना अपने आप ही, और आसन्न भुजा बराबर हो गई तो वो पतंग बन जाएगा। इसका मतलब सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं, पतंग होते हैं। तो ये मेरा सत्य हो जाएगा। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। आप देखिए समांतर चतुर्भुज मेरा इस तरीके से बनता है, ये वाला, और मेरा समलंब होता है ये वाला। ओके, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, जबकि समलंब में सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर होता है। ये और ये समांतर है, ये दोनों समांतर नहीं है। यहाँ पर ये दोनों भी समांतर है और ये दोनों भी समांतर है। तो इसका मतलब समलंब होने के लिए क्या होना चाहिए, केवल एक जोड़ा समांतर होना चाहिए। यहाँ पर तो दोनों ही जोड़े समांतर है, तो क्या मैं इसको समांतर चतुर्भुज को समलंब बोल सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि समलंब बोलने के लिए मुझे केवल एक जोड़ा समांतर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर दोनों ही जोड़े समांतर है। तो ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में ये सभी वर्ग समलंब होते हैं। देखो वर्ग मेरा ये ऐसा होता है, वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है, और समलंब इस तरीके से बनता है ये वाला। ठीक है, समलंब का मतलब होता है कि सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, और वर्ग में सम्मुख भुजाओं के दोनों ही जोड़े समांतर हो जाते हैं। तो बताओ वर्ग को समलंब साबित करने के लिए मुझे क्या चाहिए, हिसाब आमने सामने का एक जोड़ा समांतर हो जाए। बिल्कुल इसमें एक जोड़ा समांतर है, एक भी, इसमें तो दोनों ही समांतर है। अपने को तो एक ही चाहिए, एक चाहिए, तो इसका मतलब अपनी पूर्ति हो गई एक से ही। तो ये हो जाएगा सत्य। ओके, मेरे हिसाब से आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे। अब देखिए दूसरा है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें ए है कि चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। यानी उन चतुर्भुजों के नाम बताने हैं जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। बताओ चारों भुजा बराबर किस किस में होती है? तो एक तो आपको मालूम है कि समचतुर्भुज में होती है, इसका नाम ही है समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजा बराबर वो समचतुर्भुज। और एक दूसरा होता है मेरे पास में वर्ग, क्योंकि वर्ग की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा सभी कोण समकोण हो। तो देखो सभी भुजाएं बराबर किसकी होती है? वर्ग की होती है। और एक मैंने आपको बताया था समचतुर्भुज, इसमें भी क्या लिखाया था? सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। ये दो में पढ़ाया था। तो चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, एक तो समचतुर्भुज में और एक वर्ग में। दूसरा है चार समकोण हो, यानी जिसमें चारों कोण कैसे होने चाहिए? समकोण होने चाहिए, ये वाले 90 डिग्री के होने चाहिए। बताओ ये किस किस में होते हैं? तो आपको मालूम होगा, एक तो मैंने आपको लिखवाया था आयत में, और एक लिखवाया था वर्ग में। देख लीजिए आप लोग, ये रहा। देखो आयत में भी मैंने आपको लिखवाया कि प्रत्येक कोण समकोण होता है, और ये देखो यहाँ पे चारों कोण 90 डिग्री के बना रखे हैं। और एक मैंने आपको बताया था वर्ग में कि सभी कोण समकोण हो, इसमें भी देखो ये वाले चारों कोण 90 डिग्री के बना रखे हैं, समकोण बना रखे हैं। तो मेरे पास में केवल दो चतुर्भुज ऐसे हैं, आयत और वर्ग, जिसमें चार समकोण होते हैं। हो गई पहचान। तीसरा प्रश्न है
कि बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। फिर उसके बाद में एक समांतर चतुर्भुज है। पहले अपन पहला प्रश्न करते हैं कि कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। आपको मैं सबसे पहले वर्ग के बारे में और रिपीट करवा देता हूँ। ये हमारा वर्ग होता है, ये वर्ग में 4 भुजा होती है, इसके चारों कोण बराबर होते हैं, समकोण होते हैं और चारों भुजा भी बराबर होती है। ओके, अब वो पहली बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है वो बोल रहा है कि बताइए एक वर्ग चतुर्भुज कैसे होता है। देखिए, किसी भी आकृति को चतुर्भुज होने के लिए उसमें केवल और केवल 4 भुजा होनी चाहिए। आपको मालूम है कि ये वर्ग की आकृति ऐसी होती है, ऐसी होती है। बताओ, इसमें 1 2 3 4 भुजा हो गई। तो जिस भी आकृति में 4 भुजा होती है मैं उसको चतुर्भुज बोल सकता हूँ। तो वर्ग को भी बोल सकता हूँ। तो मैं यह लिख दूंगा इसमें कि वर्ग में चार भुजाएं हैं, वर्ग में 4 भुजाएं होती है, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। ओके, दूसरा देखो कि कैसे एक वर्ग समांतर चतुर्भुज है। अब बताओ, समांतर चतुर्भुज कब बोलेंगे इसको। समांतर चतुर्भुज में आपको मालूम है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब आपको मालूम है कि वर्ग में तो चारों भुजा बराबर होती है, तो फिर मैं क्या बोल दूंगा, इसका उत्तर में क्या लिख दूंगा कि आपको मालूम है जब आमने सामने चारों भुजा बराबर है तो आमने सामने की भी बराबर हो जाएगी। ये देखो, ये मेरा वर्ग है, इसमें ये और ये दोनों बराबर है और ये भी बराबर है, क्योंकि चारों बराबर है तो ये दोनों भी तो बराबर हो गई ना, और ये दोनों भी बराबर है। यानी आमने सामने की भुजा अगर समांतर होती है तो मैं इसको समांतर चतुर्भुज बोल दूंगा। तो मैं ये लिख दूंगा कि वर्ग में, ये देखिए एक समांतर चतुर्भुज कैसे है कि वर्ग में सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, इसलिए एक समांतर चतुर्भुज है। अब तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा है कि वर्ग कैसे एक समचतुर्भुज होता है। बताइए, समचतुर्भुज होने के लिए वर्ग में चारों भुजा बराबर होनी चाहिए। आपको तो मालूम है कि वर्ग में चारों भुजा पहले से बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। तो इसका मतलब इसको मैं समचतुर्भुज बोलूंगा। तो कारण क्या लिखूंगा, क्योंकि इसमें चारों भुजा बराबर है। ये देखो, लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो मैंने पहले लिख दिया है। आप देखिए इधर कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, अतः ये एक समचतुर्भुज है। ओके, यानी समचतुर्भुज बोलने के लिए चारों भुजा बराबर लंबाई की होनी चाहिए और वर्ग में होती है, तो अपन इसको समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं। और चौथा देखो, चौथा है कि वर्ग एक आयत कैसे है। बताइए, आयत में क्या होता है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की होती है और वर्ग में चारों बराबर लंबाई की होती है। तो जब इसमें आमने सामने के बराबर है तो क्या इसमें बराबर नहीं है आमने सामने की। देखो, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। अरे भाई, चारों बराबर है तो आमने सामने की भी तो बराबर हो जाएगी ना। तो मैं इसको आयत बोल सकता हूँ। और कारण क्या लिखूंगा, तो आप देखिए, ये देखो कैसे एक आयत है। तो वर्ग में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण भी होता है, इसलिए मैं इसको एक आयत भी बोल सकता हूँ। आयत में यही तो होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, और यही काम वर्ग में भी होता है। इसलिए इस तरीके से वर्ग में चतुर्भुज के भी गुण होते हैं, वर्ग में समांतर चतुर्भुज के भी गुण होते हैं, वर्ग में समचतुर्भुज के भी गुण होते हैं और वर्ग में आयत के भी गुण होते हैं। चौथा प्रश्न है कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, मैंने क्या किया, ये जो शब्द था जिसके विकर्ण, इसको सभी के पहले जोड़ दिया, क्योंकि ये इसका मतलब भी यही था। आपकी किताब में ऐसे दिया हुआ है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक है और बराबर हो। मैंने क्या किया, इस शब्द को सभी प्रश्नों के आगे जोड़ दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहला प्रश्न है कि जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आपको मालूम है कि समद्विभाजित किस किस के विकर्ण करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सभी के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। देखो, आयत के समद्विभाजित करते हैं, ये रहा। इधर देखो, वर्ग में भी समद्विभाजित करते हैं। अच्छा, इधर आ जाओ, पतंग में भी समद्विभाजित करते हैं। आप देखिए, ये रहा पतंग, इसमें भी समद्विभाजित करते हैं। और इसके अलावा इधर देखो, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में भी समद्विभाजित
करते हैं। और एक होता है हमारे पास में समचतुर्भुज। देखिए आप समचतुर्भुज में भी समद्विभाजक करते हैं, तो सभी में करते हैं एक समलंब के अलावा। तो आप इसमें सभी के नाम लिख दीजिए। तो सबसे पहले मान लो मैंने लिख दिया कि समांतर चतुर्भुज। तो इसमें सभी के नाम आ जाएंगे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और पतंग। दूसरा है कि जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक है। तो मैंने आपको पहले समझाया था कि लंब समद्विभाजक एक तो आता है समचतुर्भुज में, ये देखो ये रहा लंब समद्विभाजक, मैंने आपको पढ़ाया था, आप इनको नोट कर लेना नोट्सों को। एक मैंने आपको बताया था वर्ग में भी लंब समद्विभाजक होते हैं, ये देखो लंब समद्विभाजक आ रहा है। और एक मैंने आपको पढ़ाया था पतंग में, ये देखिए पतंग में भी लंब समद्विभाजित आ रहा है। तो तीन के नाम लिख दीजिए आप लोग यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पे समचतुर्भुज, वर्ग और पतंग, तीनों के नाम आ गए। तीसरा प्रश्न है कि जिसके विकर्ण बराबर हो, और विकर्ण बराबर मैंने आपको दो में बताए थे। एक तो बताया था मैंने आपको आयत में विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, एक बताया था वर्ग में भी विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, ये देखिए यहाँ पे। तो आप दोनों के नाम लिख दो। पहला तो हो जाएगा आयत और दूसरा हो जाएगा वर्ग। ओके। पांचवा प्रश्न है बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। देखिए अपन ने 3.1 में पढ़ा था उत्तल चतुर्भुज। उत्तल बहुभुज क्या होता है कि अपन, ये मैंने एक आयत बना लिया, अगर अपन किसी भी आकृति के विकर्ण खींचे और उसके विकर्ण उसके अंदर की तरफ आए तो वो आकृति उत्तल बहुभुज कहलाता है। बताइए आयत में मैंने विकर्ण खींच लिए, क्या ये विकर्ण इसके बाहर की तरफ है? नहीं, बिल्कुल अंदर की तरफ है, तो इसीलिए अपन इसको उत्तल चतुर्भुज कहेंगे। तो सीधा सा लिख दो इसमें, तो आयत के विकर्ण आयत के अभ्यंतर भाग में स्थित है, अतः यह एक उत्तल चतुर्भुज है। अभ्यंतर मानी इसके अंदर की तरफ इसके विकर्ण है, इसलिए इसको अपन उत्तल चतुर्भुज कहेंगे। देखिए छठा सवाल है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। ये मेरा समकोण है यहाँ पे P, और इसके सामने वाली भुजा ये AC है, इसका मध्य बिंदु है मेरे पास में O। बताइए कैसे O बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। यानी अपने को क्या करना है कि ये जो O है ना, तो देखो बिंदुओं से चिन्हित भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई। ये जो बिंदु है ना डॉट डॉट डॉट, ये किताब में ये भी डॉट डॉट था, ये गलती से पूरा बन गया। अब आप देखो बोल रहा है कि कैसे बिंदु O, A, B और C से समान दूरी पर, यानी अपने को क्या सिद्ध करना है कि ये जो O है ना, ये A से, B से और C से समान दूरी पर है। यानी मुझे सिद्ध करना है कि OA बराबर OB बराबर OC। यानी इसकी जो दूरी है ना A, B और C, इन तीनों से क्या करनी है, मुझे बराबर सिद्ध करनी है। तो OA बराबर OB बराबर OC मुझे सिद्ध करना है। अब देखिए अपन कैसे सिद्ध करेंगे इसको। अब देखिए अगर मैंने इसको इससे इस तरीके से मिला दिया तो ये पहले तो एक समकोण त्रिभुज था, लेकिन अब ये एक आयत बन गया। और आपको मालूम है आयत बन गया तो आयत के सभी नियम फॉलो करेगा। अब आयत के नियम क्या क्या होते हैं, आप एक बार इधर देखो। आयत में देखो दो नियम होते हैं कि आयत में विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, यानी AC बराबर BD, यानी ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होते हैं। तो एक तो है AC बराबर BD, और दूसरा है कि आयत में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी OA बराबर OC और OB बराबर OD। आपको ये का ये यहाँ पर उतार देना है, लिख दो इधर। तो देखो सबसे पहले तो आप भी यहाँ पर लिख दीजिए कि चूंकि आयत में, तो देखो चूंकि आयत में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो समद्विभाजित करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बताओ, OA बराबर OC
और ओ बी, ये जो ओ बी है ना, ये ओ डी के बराबर हो जाएगा। और इसको मैंने ऐसे समीकरण 1 नाम दे दिया। ओके, अब दूसरा नियम क्या होता है बताओ। दूसरा नियम है कि आयत में विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। ये भी नियम अभी बताया मैंने आपको, बराबर लंबाई के होते हैं। अब आप देखो बराबर लंबाई के होते हैं तो देखिए आप लोग, यानी ये जो AC है ये BD के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा AC बराबर BD। अब आप एक काम करो, ये जो AC है ना, इस AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको 2 टुकड़े में बांट दूँ, OA प्लस OC, और BD को क्या लिख दूँ, OB प्लस OD लिख दूँ यहाँ से। तो देखो मैं AC को लिख रहा हूँ, AC की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ कि OA प्लस OC। आया आपको समझ में? ये देखो ये था AC। देखो आप मान लीजिए ये मेरे पास में AC है, AC, और ये बीच में मेरे पास में O बिंदु, यही है ना, AC बीच में O बिंदु। तो मैं इस AC को क्या लिख सकता हूँ बताओ, एक बार तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, 2 टुकड़े में बांट दिया मैंने। अब दोनों को जोड़ के लिख दोगे तो पूरा AC बन जाएगा ना। तो पहले वाले का नाम क्या है, AO बोल दो चाहे OA बोल दो, तो मैंने बोल दिया OA प्लस OC लिख दिया। इसी तरीके से BD को भी क्या लिख देंगे, BD को लिख दिया मैंने, देखो OB प्लस OD, OB प्लस OD। अब आपको मालूम है कि मुझे क्या सिद्ध करना है, मुझे सिद्ध करना OA बराबर OB बराबर OC। तो आप देखो यहाँ से OA और OC तो बराबर है पहले से ही, मुझे यहाँ पे OD नहीं चाहिए, तो मैं इस OD की जगह यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बताओ, OB लिख दूँ। अच्छा, और यहाँ पर देखो OA बराबर OC है, तो मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ OA प्लस OC, ये OC है ना, इस OC की जगह मैंने यहाँ से OA कर दिया। क्यों किया अभी बताऊंगा बाद में। इधर देखो OB प्लस ये OD है ना, बताओ OD के बराबर में क्या है, OB है ना, तो मैं यहाँ पर भी OB लिख दिया। आया समझ में? एक बार और समझाता हूँ। OA की जगह OA, और यहाँ लिखा हुआ था OC, मैंने इस OC की जगह लिख दिया OA, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो यहाँ लिख दिया OA बराबर OB की जगह OB प्लस OD, इस OD की जगह मैंने लिख दिया OB, क्योंकि दोनों बराबर है, और मैंने यहाँ लिख दिया समीकरण 1 से, मैंने इसी समीकरण का उपयोग किया ना, तो इसलिए लिख दिया। अब आप देखो यहाँ पे, देखिए OA और OA कितना हो गया, 2 बार OA बराबर OB प्लस OB, ये भी हो गया 2 बार OB। अब मुझे क्या करना है, मैंने इन दोनों तरफ 2 आ रहा था ना, तो मैंने दोनों तरफ ही 2 का भाग दे दिया, इधर भी 2 का भाग दे दिया, इधर भी 2 का भाग दे दिया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, इधर भी 2 से 2 कट गया। बताइए इधर तो हो गया मेरे पास में OA बराबर, इधर हो गया OB, हो गया, यानी OA बराबर OB आ गया मेरे पास में। इस मैंने समीकरण 2 नाम दे दिया। अब आप देखो 1 और 2 से, मैं लिख रहा हूँ 1 व 2 से। बताओ 1 से पहले क्या लिखा हुआ था, OA बराबर OC, OA बराबर OC, और दूसरा मेरे 2 में क्या आ गया, OA बराबर OB, OA बराबर OB। अब आप देखो यहाँ से, बताइए ये OA OC के भी बराबर है, और ये OA OB के भी बराबर है। बताओ OA OB के भी बराबर आ गया यहाँ से समीकरण 2 से, और समीकरण 1 से मैंने क्या लिखा, OA बराबर OC। ओके, यानी OA OC के भी बराबर है, OA OD के भी बराबर है। तो बताओ क्या तीनों आपस में बराबर नहीं हो गई? मान लो कि OA का मान है 5, मान लो 5 है, तो बताओ OA और OC दोनों बराबर हो गए ना, तो बताओ OC का मान भी कितना हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। ओके, अब OA का मान कितना है 5, तो बताओ OB का मान भी कितना हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, हो जाएगा।
तो बताओ तीनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। तो मैं इन दोनों से क्या लिख सकता हूँ? मैं इन दोनों से लिख सकता हूँ कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। लिख सकता हूँ ना? क्या मुझे यही सिद्ध करना था क्या? बिल्कुल मुझे यही सिद्ध करना था। आप इधर देख सकते हो, मुझे क्या सिद्ध करना था? ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, और मैंने वही सिद्ध कर दिया। मैं ये लिख दूंगा इति सिद्धम। ओके।